हाँ भाई आ गए। देखो सबसे पहले आप कह रहे थे रसेल सैंडर्स युग्मन, तो पढ़ लेते हैं। मैंने पेपर देखा कल जाके, तो इम्पोर्टेंट तो है, पेपर में तो आया है। ठीक है। और हाँ, इसको नोट भी करना। आई थिंक आपकी कॉपी में हो नहीं रहा है ये, नोट्स के अंदर शायद ये मैंने करवाया नहीं रखा है, तो आप इसको नोट कर लेना मेरे साथ साथ। देखो भाई, रसेल सैंडर्स युग्मन, बस कुछ नहीं है, एक मेथड है, एक अलग टाइप का मेथड है जो आपको ये बताता है कि इसके द्वारा आप स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कैसे निकालोगे। वैसे तो मैं सबसे सिंपल वही मानती हूँ जो मैंने आपको सिखाया है, पर ये एक्चुअली कभी कभी नाम से पूछ लेता है कि व्हाट इज रसेल सैंडर्स युग्मन, इसके द्वारा स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कैसे निकाली जाती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछ ले तब इंपॉर्टेंट है। तब तो फिर ये जैसे किसी का एग्जाम्पल दे दिया P2 का एग्जाम्पल देके पूछा कि आप नॉर्मल निकालते तो कैसे निकालते, P2 की स्पेक्ट्रम निम्नतम अवस्था कैसे निकाले हो, 1 2 ऐसे तो निकाले हो, ये 0 है, ये +1 है, ये -1 है। कैसे निकालते थे, एल की वैल्यू निकालते थे ना। एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, कि नहीं आ रही है, एल की वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, 2s + 1x, यही तो होता था। एल की वैल्यू जब s हो तो इसका मतलब क्या है, एक हो तो p, और 2s + 1 का मतलब क्या है, आधा और आधा एक इसमें रखोगे तो क्या आएगा 3p, यानी कि इसकी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था हमारे हिसाब से 3p आती है। लेकिन रसेल सैंडर्स ने इसका एक नया फॉर्मूला दिया जिसका नाम दिया ये xj। यहां तक तो चाहो तो इस मेथड से निकाल लो, पर वो रसेल सैंडर्स के नाम से पूछ ले तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो देखो भाई कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, और उससे हम रसेल सैंडर्स युग्मन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका कक्षीय। फर्स्ट स्टेप लिख लेना है ना, रसेल सैंडर्स युग्मन निकाल के लिख लेना। इसमें लिख लेना रसेल सैंडर्स युग्मन में कि स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था निकालने की विधि है ये। ठीक है, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था, या इसको RS के नाम से भी जानते हैं, RS कपलिंग, R फॉर रसेल, S फॉर सैंडर्स, युग्मन फॉर कपलिंग फॉर युग्मन। तो ये क्या है, कक्षीय, क्या है, पहला सबसे पहली स्टेप है कक्षीय कोणीय आघूर्ण ज्ञात करना। यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपको ध्यान होगा कैपिटल एल की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, नहीं भाई बची हुई हूं, अभी जिंदा हूं, कोरोना कुछ नहीं है मुझे। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, कक्षीय कोणीय आघूर्ण निकालना है ना। तो सबसे पहले कैपिटल एल, अगर मैं उस फॉर्मूले की बात कर रही होती बच्चों, तो आपको ध्यान है आप कैपिटल एल आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा एक कैसे निकालेंगे, यानी कि इस नियम के द्वारा कैसे निकालेंगे। तो एल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L1 + L2, मेरे साथ साथ लिखते चलना। कैपिटल एल बराबर क्या होता है, L1 + L2, L1 + L2 - 1 डैश डैश L1 - L2, ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, L1 - L2 एग्जाम्पल से देखेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेना। जैसे P2 विन्यास के लिए निकालना है आपको, कैपिटल L की वैल्यू P2 विन्यास के लिए निकालनी है। L क्या हुआ करता था, याद होगा, स्मॉल l क्या होता था, स्मॉल l आपका होता था ये 0 और +1, ये होता था कि नहीं होता था 0 और +1, बताओ, ये होता था कि नहीं होता था 0 और +1। यहां से देखो ये L की वैल्यू यहां से आ रही है +1, और यहां से कितनी आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखना भाई, ये देखना भाई, P2 स्टेट के अंदर माना इसने L, देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसने L1 की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मानी और L2 की वैल्यू भी 1 मानी है। इसमें कहने का मतलब ये दोनों वैल्यूज 1 1 होंगी, यानी कि इसने ये नहीं कहा ये 0 है ये 1 है, ये 0 ये 1 है, ये नहीं कहा, इसने कहा कि यहाँ अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू भी 1,
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू भी बना, अगर 2 होते तो 2 हो जाती, 3 होते तो 3 हो जाती। तो यहाँ से क्या आया, L1 की वैल्यू आई आपकी क्या, L1 की वैल्यू आपकी आई 1 और L2 की वैल्यू भी क्या आई 1। समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है P2 में, और P2 में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एक के लिए एक और दूसरे के लिए भी एक। यहाँ वैल्यू में मान रखो, L बराबर क्या आया 1 + 1, 1 + 1 - 1 डैश डैश 1 - 1 आया कि नहीं आया? रख दिए सारे मान। देखो भाई यहाँ से क्या आया, L बराबर 2, एक तो आया आपका 2 और क्या आया एक, एक से एक एक, एक कैंसिल हो गया एक, और यहाँ से आया 0। कौन कौन सी अवस्थाएं आ गई, L का मान 2 हो तब कौन सा मान होता है, L का मान 2 होने पर क्या होता है P, S P D, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, तो ये कितने के लिए हो गया D, ये कितने के लिए हो गया P, और ये कितने के लिए हो गया S। हम L का मान तो हम निकाल चुके हैं, यानी कि अगर हमें कक्षीय कोणीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं। समझ गए? समझे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। ये हमने क्या निकाल लिया, कक्षीय कोणीय आघूर्ण। कक्षीय कोणीय आघूर्ण निकालने के लिए ये मेथड होता है। अगर P2 विन्यास की बात करें तो P2 विन्यास के लिए इसने ऐसे निकाल लिया, या तो 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। आ गया समझ में? ये था, निकाल लिया, नोट कर लेना इसको, जैसा एज इट इज लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये पेपर में लिख लेना अपनी कॉपी में, जब लास्ट में आप नोट्स नोट करो तो नोट्स में ऐड कर लेना इसे, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो, हो रहा है तो देख लेना, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है? सेकंड जो स्टेप है जिसका नाम है, पहले में क्या किया हमने, पहले में कक्षक कोणीय आघूर्ण निकाला, दूसरे में निकालेंगे चक्रण कोणीय आघूर्ण का निर्धारण। दूसरी स्टेप क्या होगी, चक्रण कोणीय आघूर्ण का निर्धारण। लिख लेना इसे। तो देखो कैसे, इसका फॉर्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सेम है, S बराबर S1 + S2, S1 + S2 - 1 डैश डैश S1 - S2। समझ गए? सेम ही फॉर्मूला है। अच्छा देखो, अगर P2 स्टेट की बात करेंगे तो ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन, माना दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है या नहीं? देखो, माना दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है। देखो एक्चुअली रसेल सैंडर्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है। इसने क्या किया है, इस फॉर्मूले के द्वारा सारी कंडीशन मान ली है। माना दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, माना दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है तो भी आ जाएगी। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, आधा और आधा 1। अगर ऐसे होगा तो कैसे आएगा, आधा और आधा, आधा प्लस आधा और माइनस आधा, यानी कि 0। यानी कि 0 और 1 दो वैल्यू आ सकती है ऐसी, और इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन चाहे कैसे भी हो, चाहे कैसे, और देखना इनसे भी यही वैल्यू आएंगी। देखो कैसे किया है, एस की वैल्यू रखो मान, S1 की वैल्यू क्या है भाई बच्चों, S1 की वैल्यू +½ और S2 की वैल्यू क्या है, -½ है या नहीं? देख लो, S1 की वैल्यू +½ S2 की वैल्यू -½ देखो कैपिटल S बराबर S1 की वैल्यू +½ ओके, ठीक है, S2 की वैल्यू -½ +½ -½ -1 डैश डैश डैश। देखो भाई +½ S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू माइनस लगा के एक माइनस और है। आप जितनी, मतलब इसने क्या किया है कि एक फॉर्मूले के द्वारा जितनी कंडीशन हो सकती है वो सारी लगा दी है। तो S बराबर क्या क्या हो सकता है, +½ -½ 0, +½ -½ कैंसिल, +½ -½ कैंसिल, +½ -½ कैंसिल, और इसने ये वाली -1 आ गई एक वैल्यू, और एक देखो +½ और +½ क्या आ गया 1। ये तो संभव ही नहीं है, S की ये वैल्यू तो असंभव है ना, किसी भी कीमत पर -1 तो हो ही नहीं सकती, -1 तो कभी होती ही नहीं है ना। माइनस, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ये मान के चल रहा है ऐसे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन उल्टे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा तो ऐसे ही जाएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है? तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आई है इसकी, एक तो आई 0 और एक आई 1। समझ गए? कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 0 और 1, ये नोट करो। सेकंड स्टेप,
सेकंड स्टेप नोट करिए, सेकंड स्टेप नोट करिए, कर लिया। ये था चक्रण कोणीय आघूर्ण एस का निर्धारण करने के लिए रसेल सैंडर्स ने जो फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इस जगह। ठीक है, अब देखें, मिटा दूं क्या? ठीक है, चलिए, क्या नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कर लेना जो कर लेना, इसको कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक नहीं हो रहे हैं वो मैं करा दे रही हूँ। बाई चांस नोट्स में ना हो रहा हो तो आप ये ना कहें कि करवाया नहीं है। ठीक है, अरे भाई मतलब बुद्धि का घास करने चलने जाती है क्या? मैं कह रही हूँ कि नोट्स में नहीं हो रहा है, ये जो मैंने नोट्स दूंगी वो नोट्स के अंदर नहीं हो रहा भाई, तो नोट कर लेना। हो रहा हो तो ठीक है, कर, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो काम आ जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा हो तो फिर कहां से लाओगे करने के लिए? थर्ड स्टेप देखो, पहली में क्या किया, पहली में कक्षीय कोणीय आघूर्ण निकाला, दूसरी में क्या निकालेंगे, दूसरी में निकालेंगे हम कौन सा, चक्रण कोणीय आघूर्ण, चक्रण कोणीय आघूर्ण, और तीसरी स्टेप है जिसमें हम निकालेंगे टोटल कोणीय आघूर्ण, टोटल एंगुलर मोमेंटम। थर्ड स्टेप क्या है, कुल कोणीय आघूर्ण, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला भी, ये जे की वैल्यू होती है जे, फॉर्मूले में 2s प्लस 1x जे बताया था ना मैंने फॉर्मूला। तो देखो इसका फॉर्मूला भी सेम है, एल की वैल्यू निकाल ली, एस की वैल्यू निकाल ली, दोनों को टोटल कर दो, एल प्लस एस, कॉमा एल प्लस एस माइनस 1, समझ गए, एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 2, डैश डैश डैश, चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक ये वैल्यू ऐसी ना आ जाए। ठीक है, ये फॉर्मूले रसेल सैंडर्स के द्वारा दिया गया जे का फॉर्मूला था ये, कैपिटल जे का मतलब क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था रसेल सैंडर्स के अकॉर्डिंग, बाकी तो सब बहुत सिंपल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, केवल इसकी दिक्कत आती है। तो ये देखो जे की वैल्यू, अब मैं एग्जांपल के लिए मान रही हूं कार्बन 6 है, 2p2, p2 की बात करी थी ना, p2 विन्यास की, तो उसके लिए बात कर रही हूं। तो देखो इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा कि नहीं होगा? हमें इन दोनों से तो कोई मतलब होता नहीं है, हमारा मेन मतलब इससे होता है, तो इसका विन्यास p2 है, और हम p2 के लिए एग्जांपल मान के चल रहे थे ना। हमारा इनसे तो कोई मतलब होता नहीं है, हमारा बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब होता है। तो मैंने P2 बता दिया है कि P2 के लिए फॉर्मूला मान रहे हो। अब देखो इससे मतलब नहीं होता तो बताओ क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कैपिटल एल का मान निकाल लेंगे पहले, कैपिटल एल का मान देखो क्या होगा, यूज उसने वही किया है जो मैंने काम में लिया है, इसलिए मैं कह रही थी इसको नहीं करवाती हूँ, पर कोई बात नहीं, पेपर में इस मेथड से पूछ ले तो दिक्कत ना आए। एल की वैल्यू कितनी, 2, कैसे कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ, नहीं आएगा क्या? बताओ भाई, कैपिटल एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कैपिटल एल की वैल्यू +1 और 0, +1 और 0, +1 और 0 कितना, 1, और कैपिटल एल का वैल्यू 1 हो तो वैल्यू क्या होती है, पी होती है कि नहीं होती, बताओ एल की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, पी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई बताओ, पी। और एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू +12 1 हुई कि नहीं हुई, बताओ हुई कि नहीं हुई, +12 हुई कि नहीं हुई। अब देखो भाई, अगर मैं कहूं कि s की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू p है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था प्रदर्शित करने का फॉर्मूला ये होता है। ये मैंने J की वैल्यू, सॉरी J की वैल्यू निकालनी थी, J की वैल्यू निकालो पहले, L और S का मान रख के। L की वैल्यू क्या आ रही है 1, और S का मान कितनी आ रही है 1, रखो मान, J का मान निकालो, L का मान जब 1 रखोगे तो क्या आएगा 1, S का मान 1 रखो 1, कॉमा 1 +1 -1, कॉमा 1 +1 -2, कॉमा 1 -1, डैश 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 लगा देना। ठीक,
जब तक चलते हैं जब तक जीरो तक वैल्यू नहीं आ जाती। आ गई मेरी वैल्यू जीरो, तो देखो j बराबर 1 + 1 कितना होगा 2, 1 + 1 -1, ये कट गया, कितना आ गया 1, 1 + 1 -2 0, और एक वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी 0 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यहां से कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 2, 1 और 0। j की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2, 1 और 0 आई कि नहीं आई बताओ। L - S, एक मिनट फॉर्मूले में देखना, L + S, L + S - 1, L + S - 2, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। J की वैल्यू आ गई है ना। अब देखना यहां से आ गई J की वैल्यू, L की वैल्यू भी है, तो देखो S की वैल्यू तो बनाई है ना, 2 × 1 + 1, L की वैल्यू फिक्स है भाई, X जो होता था वो L की वैल्यू होती थी ना, तो P, और देखो J की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक बार आ रही है 2, समझना, एक बार आ रही है आपकी क्या, एक बार आपकी आ रही है क्या P तो P रहेगा 1, और एक बार आ रही है आपकी 2 × 1 + 1 P 0। क्या क्या आ गई मान, फटाफट देखो कौन कौन सी अवस्था निकल के आ गई। अरे मिटा दिया मैंने, लिख लिया था कि नहीं लिखा था, तो देखो क्या क्या आ गई वैल्यू, यहां से आ गई 3p2, एक आ गई 3p1 और एक आ गई 3p0। अब बताओ इसमें से स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कौन सी होगी, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कौन सी होगी, तो देखना ये हमेशा हमारी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होगी, लोएस्ट स्पेक्ट्रमी स्टेट। इसके लिए दो नियम आप नोट करना, क्यों और किस लिए कि लोएस्ट होता है, लोएस्ट कैसे होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मैंने कैसे निकाला है। रसेल सैंडर्स युग्मन पढ़ने की कह रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। आ गया, ठीक है, तो देखना होगा क्या, 3p1 होगी इसकी, 3p0 है, लोएस्ट, तो लार्जेस्ट एल की वैल्यू होनी चाहिए थी ना, लार्जेस्ट एल की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या तो रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू। देखो भाई यहां से हम निकाल चुके हैं, आपकी क्या क्या वैल्यू आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई। तो देखो भाई जब भी कभी ऐसे समय में, एक जो आप नोट करना एक नियम, ऐसे समय में आपको एक चूज करनी हो कि इनमें से स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कौन सी होती है, तो जब ये बहुतता थी ना, मल्टीप्लिसिटी कहते हैं 2s + 1 को, ये मैं आपको ध्यान होगा मैं आपको समझा चुकी थी, कहां पे हम बात कर चुके हैं, कौन से डायग्राम के अंदर, जब हमने कौन सा डायग्राम बनाया था, क्या नाम है उसका, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है यहां से आता है, क्या नाम था उसका, भूल गई मैं, ठीक है, अरे उसके अंदर फोटो केमिस्ट्री के अंदर बताया था ना, भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो देखो क्या नाम था उसका, बहुत अच्छा प्रिंसिपल था, मैं कह रहा आएगा जरूर 100%, पेपर में हर साल आता है, क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन जाता है M2s+, जेवलॉन्स्की, भूल जाती है, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी। जेवलॉन्स्की डायग्राम के अंदर मैं बहुत बता चुकी थी, अगर ऐसे समय में आपको चूज करना हो कि कौन सी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होगी, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो गया, क्योंकि ये भी एक है ये भी एक है, तो हमेशा केवल वही स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होगी जिसमें डी, इसकी वैल्यू जे की वैल्यू मिनिमम होगी, जे की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। अगर मल्टीप्लिसिटी सेम हो
अगर मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो हमेशा वही स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होगी जहां जे की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। अगर अगर मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो, जैसे मानो ये 2p1 है, ये 3p1 है, तो हमेशा वही स्टेट स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था होगी जिसमें बहुपता का मान ज्यादा होगा, बहुपता का मान हाईएस्ट होगा। जे की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, जे की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए और बहुपता का मान हाईएस्ट होगा, वही मान मेरा क्या होगा, स्पेक्ट्रम न्यूनतम अवस्था। देखो बहुपता तो तीनों की सेम आ रही है, तो इससे तो निकाल नहीं सकेंगे, तो फिर किससे निकालें, जे की वैल्यू से निकालें। जे की वैल्यू मिनिमम किसकी है, इसके अंदर है। और अगर दुर्भाग्यवश आपकी किस्मत बहुत खराब हो, मरे के मारे हो, अगर मान लो ये भी सेम है, जे की वैल्यू भी सेम आ गई है, तो जे की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो एल की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी वही मेरा मान होगा। जैसे कैसे, मानो ये आ जाए 3p1 3d2 3d1 4, चलो इससे इन दोनों में सेलेक्ट करना है। तो देखो भाई बहुपता से डिसाइड कर नहीं सकेंगे, अगर बहुपता अलग अलग होती तो हम कह देते कि जिसकी बहुपता सबसे ज्यादा है वो मेरा लोएस्ट टर्म है, समझ गए। दूसरे नंबर पर मैंने कहा जे की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यहाँ पे भी जे की वैल्यू किस्मत से एक जैसी आ गई है, तो जे की वैल्यू एक जैसी आ गई है तब हम मिनिमम टर्म नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो जो एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो वैल्यू मेरी क्या होगी, स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। समझ गए, ये था रसेल सैंडर्स युग्मन, रसेल सैंडर्स कपलिंग। समझ गए कि नहीं। इस तरीके से आपका खत्म होता है ये यूनिट का, ये यूनिट जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अच्छे से आ गया, चलो बहुत बढ़िया है। अगली यूनिट जिसका नाम है, सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दूं, अब तो चलना ही है, टफ की ओर तो चलना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, एक एक करके सब पढ़ना है। देखो यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड जिसका नाम है संक्रमण धातु लिगेंडों में, यही था ना, संक्रमण धातु लिगेंडों में धातु लिगेंड बंधन। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बिटवीन किस किस के बीच, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको संक्रमण, वो था संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। वहां पे हम स्पेक्ट्रा की बात करते आए थे, यहां हम धातु लिगेंड बंधन की बात करेंगे कि एक्चुअली में मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कैसी होती है। यहाँ आप एक एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ोगे, CFT पढ़नी है, BBT की कमियां पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे कि ड्रॉबैक्स ऑफ BBT, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। यहीं से आपकी यूनिट की स्टार्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, यूनिट की स्टार्टिंग भी है और यहीं से इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसमें ध्यान रखना। तो देखो पहली कमी याद करो, BBT यानी कि हमें संयोजकता बंध सिद्धांत की ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। तो देखो संयोजकता बंध सिद्धांत कुछ कुछ हल्का हल्का आपको याद होगा, हल्का हल्का सो याद होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि याद ना हो कि BBT के अंदर हम क्या करते थे, ध्यान हो तो H और H मिलाकर H2 बनाया करते थे फर्स्ट ईयर के अंदर, याद होगा। H2 अणु के बनने की व्याख्या करते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि BBT के अंदर केवल और केवल मेटल्स पर ध्यान दिया गया है। पहली कमी, धातुओं पर तो ध्यान दिया गया है
परंतु बच्चों लिगेंड को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। धातु धातु की व्याख्या करता रहा ये सिद्धांत, लिगेंडों की उचित प्रकार से व्याख्या कौन नहीं कर पाया? वीवीटी नहीं कर पाया। आया कि नहीं आया? सेकंड, देखो भाई, संयोजकता बंध सिद्धांत की दूसरी कमी पहली आ गई। धातु धातु की व्याख्या करता है, लिगेंडों की कोई व्याख्या नहीं करता है ये सिद्धांत। सेकंड, देखो देखो भाई, ये लिगेंड पढ़े होंगे आपने, ये संकुल पढ़े हैं, ऐसे टाइप के संकुल। बर्नर का सिद्धांत पढ़ा है। बर्नर का सिद्धांत एक्चुअली में, बर्नर का सिद्धांत जो था वो तो अलग था। बर्नर के सिद्धांत में बिल्कुल अलग बात कही गई है। उसके लिए उनको इसके लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। देखो भाई, ये जो होता है अंदर की तरफ जो बनते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। और जो बाहर लिगेंड होता है, ये जो बाहर बंद बनाता है, इसको कहते हैं बाहरी कक्षक संकुल। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, यहां आपका एक नाभिक है, नाभिक ऐसे, ये तो कहलाते हैं आउटर सेल्स, बाह्यतम कोश, और ये जो अंदर के होते हैं इन्हें कहते हैं आंतरिक कोश। ठीक, वीवीटी के अंदर सिर्फ इस मेटल की बात की गई है, ये जो धातु है। अंदर और बाहर के कक्षक संकुल किस प्रकार बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में ये सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका है। समझ रहे हो? यानी कि इस सिद्धांत के द्वारा कभी भी हम केवल सेंट्रल में जो मेटल होती है केवल इसी की व्याख्या करते हैं, बाकी इसके अलावा अंदर और बाहर कक्षीय संकुल किस प्रकार बन रहे हैं, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो अगला देखो, थर्ड। देखो, बीवीटी जो है ना, एक संकुल होता है कोबाल्ट NH3 का होल 6। देखो भाई, आपको संकरण निकालना तो आता होगा, ऐसी बात नहीं हो सकती कि संकरण निकालना ना आता हो। कोबाल्ट जो है, देखना ध्यान से, कोबाल्ट जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कॉपर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझ रहे हो? अमोनिया जो जुड़ा हुआ है, ये सेम लिगेंड मैंने जोड़ दिए हैं, जो एक प्रबल लिगेंड है। क्या कहा मैंने? जैसे ये अमोनिया और ये दोनों अमोनिया एक जैसे होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो जब प्रयोगों से देखा तो कोबाल्ट और कॉपर की बिल्कुल सेम कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन प्रयोगों से देखा तो देखा बीवीटी तो कहता है कि कोबाल्ट जो है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है। अपचायक का मतलब होता है बच्चों, खुद का तो ऑक्सीकरण करना और सामने वाले का कर देना अपचयन। खुद का तो ऑक्सीडेशन करना और सामने वाले का कर देना अपचयन। जबकि कॉपर जो है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता ही नहीं है, ये नहीं करता भाई अपचायक की तरह व्यवहार। जबकि दोनों पे आवेश समान है, इनके लिगेंड भी समान है, केवल धातु जो सेंट्रल मेटल है केवल यही अलग अलग हैं। तो इस चीज की व्याख्या कौन नहीं कर सका? वीवीटी नहीं कर सका, सॉरी वीवीटी नहीं कर सका। समझ गए? बाद में देखेंगे हम CFT के थ्रू ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। ठीक है, अगला देखना, अगली कमी। देखो भाई, वीवीटी के द्वारा धातुओं के स्पेक्ट्रा की बात नहीं करी गई है। धातुओं के स्पेक्ट्रा की बात भी नहीं करता है ये बीवीटी धातुओं के स्पेक्ट्रा की व्याख्या भी नहीं कर पाता है कि भाई स्पेक्ट्रम होंगे या नहीं होंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है पता है? बीवीटी के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रियाओं की, यानी कि कोई जो धातु है वो अपने संकुलों के साथ कैसी रासायनिक अभिक्रिया बनाती है, इसकी व्याख्या नहीं कर सका। वेग,
जब अभिक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकेगा तो रासायनिक वेग की भी व्याख्या नहीं कर पाएगा। अभिक्रिया की व्याख्या नहीं कर सकेगा तो वेग की व्याख्या भी कौन नहीं कर पाया, ये सिद्धांत नहीं कर पाया। समझ गए? यानी कि क्रिया विधि की भी व्याख्या नहीं की जाती और वेग की भी व्याख्या नहीं की जाती। अगला देखो, अगला क्या है, जो D8 विन्यास रखते हैं ना संकुल, D8 विन्यास कौन से संकुल रखते हैं बताओ भाई, D8 विन्यास कौन संकुल रखेंगे? रखेंगे आपको ये निकिल बना लो, निकिल NH3 का होल 6 +2 चार्ज, +1 चार्ज ना। निकिल का वायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है देखते हैं, +2 होगा आई थिंक। एक बार रिज्वाइन कर लो फिर बताती हूँ।